अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं वैदिक युग में शिक्षण विधियां। टीचिंग मेथड्स क्या थे वैदिक पीरियड में? तो वैदिक पीरियड में अगर हम टीचिंग मेथड्स की बात करें तो इसमें प्रवचन विधि, जैसा कि हम जानते हैं प्रवचन विधि कि हम किसी को अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं और सामने वाला हमारी अच्छी अच्छी बातों को सुन रहा है। तो यही चीज थी कि गुरु शिष्य को प्रवचन दिया करते थे, उन्हें आध्यात्मिक बातों का ज्ञान कराना, मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी, इन चीजों के बारे में बताते थे। इसके बाद व्याख्यान विधि, प्रश्नोत्तर विधि, शास्त्रार्थ, तर्क विधि, कहानी विधि। कई बार अगर छात्रों को कोई चीज समझ में नहीं आती थी तो गुरु उनको विभिन्न प्रकार की कहानियां सुना करके उस विषय को समझाने का प्रयास करते थे। जैसे आपने देखा होगा कि कोई चीज अगर हमें समझ में नहीं आती है तो अगर हम किसी कहानी के माध्यम से उसको समझाने का प्रयास करें तो वो हमें बहुत बेहतर तरीके से समझ में आती है विभिन्न प्रकार के उदाहरणों के द्वारा। तो गुरु यहाँ पर कहानी के माध्यम से विभिन्न प्रकार के उदाहरण देते थे और शिष्य उनको अच्छी तरह से सुनते थे। अब आता है वैदिक युग में शिक्षण संस्थाएं। अब हमें पता है, हम पढ़ चुके हैं कि शिक्षण संस्थाएं दो तरह से होती थी। एक होते थे हमारे गुरुकुल और एक होते थे हमारे ऋषि आश्रम। अब गुरुकुल के बारे में भी हमें पता है कि गुरुकुल शहर के कोलाहल से दूर होते थे, किसी नदी के किनारे, किसी झरने के किनारे, पेड़ों के नीचे शांत वातावरण में गुरुकुल बनाए जाते थे। लेकिन अब गुरुकुल के भी कुछ नाम होते थे। ये गुरुकुल पूरी तरीके से हॉस्टल के रूप में होते थे, आप कह सकते हैं कि आवासीय होते थे। तो गुरु भी रहते थे और शिष्य भी रहते थे और गुरुओं ने जो भी नियम बनाए थे शिष्य को उसका पालन करना होता था। तो गुरुकुल में क्या था, सबसे बड़ी बात थी कि वैदिक पीरियड में जो हमारे पढ़ाने का था तरीका था वो सारा संस्कृत भाषा का प्रयोग होता था। वैदिक पीरियड में हिंदी भाषा का प्रयोग नहीं था, वैदिक में संस्कृत भाषा का प्रयोग होता था। अब गुरुकुल के जो विभिन्न रूप थे उनमें कुछ उदाहरण के लिए जैसे टोल में संस्कृत में शिक्षा दी जाती थी, एक शिक्षक होता था। चरण में वेद के एक एक अंग की शिक्षा दी जाती थी, इसमें अनेक शिक्षक, इसमें भी एक ही शिक्षक होता था। इसके बाद घटिका में धर्म और दर्शन की उच्च शिक्षा दी जाती थी, इसमें अनेक शिक्षक होते थे। इसी प्रकार से विद्यापीठ में व्याकरण और तर्कशास्त्र की शिक्षा दी जाती थी, इसमें अनेक शिक्षक होते थे। तो देखिए गुरुकुल के भी अनेक रूप हैं और अनेक रूपों में गुरुकुल में किस प्रकार की शिक्षा विद्यार्थी को दी जा रही है। इसके बाद विशिष्ट विद्यालय, अगर हम विशिष्ट विद्यालय की बात करें तो यहाँ पर एक विषय की कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट उसकी शिक्षा दी जाती थी और एक ही टीचर होता था। मंदिर महाविद्यालय में धर्म, दर्शन, वेद, व्याकरण की शिक्षा दी जाती थी और बहुत सारे शिक्षक होते थे। और विश्वविद्यालय में धार्मिक विषय की शिक्षा तो दी जा रही है, उसके अतिरिक्त आपको वाणिज्य, चित्रकला, चिकित्सा शास्त्र, इन सब की शिक्षा भी प्रदान करी जाती थी और विभिन्न प्रकार के शिक्षक होते थे। तो यहाँ तो हमने आपको बताया विभिन्न प्रकार के गुरुकुल कैसे कैसे होते थे। दूसरा है आपका ऋषि आश्रम। ऋषि का मतलब क्या था, जिसको कि बहुत ज्यादा ज्ञान हो। तो ऋषि क्या करते थे, वनों में आश्रम बना के रहते थे, किसी पेड़ के नीचे बना लिया, शांत जगह पर अपना आश्रम बना लिया और वहां पर रह रहे हैं और वहीं पर छात्रों को शिक्षा देने की व्यवस्था कर रहे हैं। अब कुछ शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे वैदिक पीरियड में, जैसे मिथिला, तक्षशिला, कैकय, काशी, अयोध्या, प्रयाग, कन्नौज। तो ये सारे शिक्षा के केंद्र थे। अगर आप उस समय के भारत के नक्शे को देखें तो उस समय भारत बहुत बड़ा था, तो उतना ही उसका दायरा भी फैला हुआ था हमारे देश का। तो विभिन्न जगहों पर जहां पर भी ऐसा लगता था कि ये चीज नगर से दूर है तो वहां पर गुरुकुल बन जाते थे। लेकिन इसमें यह ध्यान रखा जाता था कि शहर का कोलाहल वहां तक नहीं पहुंचेगा और छात्र भिक्षा लेने के लिए जाते थे नगर में और भिक्षा प्राप्त करके
वापस गुरुकुल में आ जाते थे। अब वैदिक पीरियड का ही आपका एक लास्ट टॉपिक है कि गुरु शिष्य संबंध, या हम कह सकते हैं कि टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप किस तरह की थी। अब अगर हम उस समय की बात करें और आज की बात करें, तो अब हम चूंकि यहाँ पर वैदिक पीरियड की बात कर रहे हैं, तो वैदिक पीरियड में गुरु के कुछ कर्तव्य होते थे अपने शिष्य के प्रति। तो सबसे पहले चूंकि वहां पर क्या था, पूरी तरह से आवासीय था, तो इसमें वो क्या करते थे, अपने शिष्यों के हेल्थ का पूरी तरह से ध्यान रखते थे, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना, अगर किसी की तबीयत खराब हो गई है तो पूरी तरह से उसकी देखभाल करना, और उनकी योग्यता अनुसार या वर्ण के अनुसार उनको विभिन्न प्रकार के विषय देना। उसके बाद भी अगर उनको कोई शंका है मन में तो उसका समाधान करना, उनको चरित्र निर्माण की शिक्षा देना, उनका आध्यात्मिक विकास करना, उनका सर्वांगीण विकास करना, उनको एक आध्यात्मिक गुरु की तरह या आध्यात्मिक पिता की तरह उनकी देखभाल करना बच्चों की। इसी तरह से शिष्य के कुछ कर्तव्य थे, सवेरे उठकर गुरुकुल की साफ सफाई करना, गुरु के पैर दबाना, उनके लिए भिक्षा मांगने जाना, वहां से भोजन जो कुछ भी मिलता था उसे एकत्र करके लाना, गुरु के सारे काम शिष्य करते थे। और सबसे बड़ी बात थी कि वो बहुत खुशी खुशी करते थे, हर काम को वो अपना कर्तव्य समझ करके करते थे, और गुरु के आदेशों का बड़े निष्ठापूर्वक वो लोग पालन करते थे। तो यहां पर था हमारा वैदिक पीरियड। अब वैदिक पीरियड धीरे 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 समाप्त होने लगा और उसकी जगह ले ली उत्तर वैदिक पीरियड ने। अब वैदिक पीरियड तक आपने देखा कि वर्ण व्यवस्था नहीं हो रही है, जिसको जो विषय लेना है, जो पढ़ना है वो पढ़ रहे हैं। धीरे 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 जब हम उत्तर की ओर आते गए तब वहां पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र होने लगे। उच्च शिक्षा में ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इनको उच्च शिक्षा दी जाने लगी, और शूद्रों का काम क्या रह गया, उनकी देखभाल करना। तो अभी तक हमने वैदिक की बात करी, अब इसी क्रम में हम बात कर रहे हैं उत्तर वैदिक की। अब उत्तर वैदिक काल या आप कह सकते हैं पोस्ट वैदिक पीरियड में किस प्रकार की शिक्षा थी। अब चूंकि पोस्ट वैदिक या उत्तर वैदिक पीरियड में यहां पर क्या था कि एक स्वरूप निर्धारित हो गया कि ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है। तो वहां पर धीरे धीरे उत्तर वैदिक में आपको हम कह सकते हैं कि यहां पर एक तरह से कर्म कांड होते हैं, हवन है, यज्ञ है, इन सब का बहुत ज्यादा बोलबाला हो गया। हर तरह के कर्म कांड करना, हवन, वाह आडंबर, दिखावा, ये सारी चीजें यहां पर शुरू हो गई। और अब इसमें ब्राह्मण को पुरोहित के नाम से पुकारा जाने लगा। तो इन सब में ब्राह्मणों का स्थान सबसे ज्यादा ऊपर हो गया, क्योंकि ब्राह्मण क्या हो गए, वो तो पुरोहित हो गए, और उनका क्या काम था, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाना। अगर ब्राह्मण ने कोई चीज कह दी तो वो ब्रह्म वाक्य हो गया। वो क्या कर रहे हैं, हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले करके जा रहे हैं। अब अगर हम यहां पर बात करें, यह युग लगभग 800 वर्षों तक चला। हमारा जो उत्तर वैदिक काल था वो चला हमारा 800 वर्षों तक। इसकी समाप्ति विद्वानों के अनुसार 600 ईसा पूर्व मानी गई है। अब यहां पर क्या हुआ कि अब अगर हम देखें कि वैदिक पीरियड में, उत्तर वैदिक में शिक्षा के क्या उद्देश्य थे। उत्तर वैदिक आया तो शिक्षा के उद्देश्य भी थोड़े बहुत धीरे धीरे बदले। तो इसमें सबसे बड़ी बात आई कि धार्मिकता को बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया गया। छात्रों को धार्मिक ग्रंथ पढ़ाए जाते थे और उनसे कहा जाता था कि वो पूर्ण रूप से उसका अनुसरण करें, अर्थात जो भी उन ग्रंथों में लिखा हुआ है उनको उसको मानना है और उन्हीं के अनुसार उनको चलना है। इसके बाद ब्राह्मण ग्रंथों का अनुसरण, धार्मिक ग्रंथों का अनुसरण करना है। उसके अलावा जो कुछ भी ग्रंथ, अब चूंकि यहां पर लिखना शुरू हो गया संस्कृत भाषा में, तो जो भी ब्राह्मणों ने लिखे उनको पढ़ना है और उनका पालन करना है। इसके बाद चरित्र निर्माण। शिक्षा का उद्देश्य मुख्य रूप से
छात्र का चरित्र निर्माण हो गया। संस्कृति का संरक्षण करना, जो कुछ भी हमारी संस्कृति है, वैदिक पीरियड में जो कुछ भी हमें मिला, हमारे वेद, वेदांग, उपनिषद जो कुछ भी थे, जो भी हमारी संस्कृति, हमारी परंपराएं, उनका हमें पूर्ण रूप से संरक्षण करना है। नैतिक मूल्यों का ज्ञान प्रदान करना, नैतिक मूल्यों के ज्ञान में पूर्ण रूप से हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना है। अब उत्तर वैदिक में आया कि शिक्षा की क्या विशेषताएं होंगी। देखिए, उत्तर वैदिक में आपने ये तो पढ़ लिया कि शिक्षा के उद्देश्य क्या थे। पूर्ण रूप से आध्यात्मिक, नैतिक, चारित्रिक ये शिक्षा के उद्देश्य थे। अब आता है कि क्या विशेषताएं थी शिक्षा की। तो शिक्षा की विशेषताओं में अगर हम बात करें तो यहां पर सबसे पहली विशेषता आ गई उपनयन संस्कार। उपनयन का मतलब हो गया गुरु के पास ले करके जाना। अब उपनयन संस्कार के समय, जैसा कि मैंने वैदिक में भी आपको बताया था कि ब्राह्मण की आयु 8 वर्ष, क्षत्रिय की आयु 10 वर्ष और वैश्य की आयु 12 वर्ष निर्धारित कर दी गई थी। तो यहां पर था उपनयन संस्कार। अब उपनयन संस्कार का इतना ज्यादा महत्व हो गया कि यहां पर इसे शिष्य का दूसरा जन्म माने जाने लगा। ये कहा जाने लगा कि उपनयन संस्कार पर ये तो एक तरह से उसका दूसरा जन्म है कि उसका उपनयन संस्कार हो रहा है। और यहाँ पर जो ब्राह्मण होते थे वो शिष्य को, या जो भी गुरु होते थे, वो उसको एक गुरु मंत्र की शिक्षा देते थे और इस गुरु मंत्र की शिक्षा के साथ ही शिष्य का आध्यात्मिक जीवन प्रारंभ हो जाता था। फिर इसके बाद ब्रह्मचर्य की जब हम बात करते हैं तो पूरा जो जीवन काल था उसको 4 भागों में बांट दिया गया था। एक तो था हमारा ब्रह्मचर्य, उसके बाद हमारा गृहस्थ आश्रम, उसके बाद हमारा वानप्रस्थ आश्रम और उसके बाद हमारा संन्यास आश्रम। तो ये कहा गया इसमें कि हमारा जो जीवन है वो जन्म से 25 साल, 26 से 50, 51 से 75 और 76 से 100 वर्ष। तो यहां पर पूरे जीवन को 4 भागों में बांट दिया गया कि किस तरीके से ब्रह्मचर्य, उसके बाद गृहस्थ, गृहस्थ के बाद वानप्रस्थ और वानप्रस्थ के बाद संन्यास आश्रम। तो ये चीजें हमारी पूर्ण रूप से शुरू हो गई। इसके बाद कर्मकांड शुरू हो गए, यजमान प्रथा शुरू हो गई, धर्म प्रधानता हो गई पूर्ण रूप से, ब्राह्मणों का बोलबाला हो गया। अब यहाँ पर मौखिक कार्य, अभी तक तो ओरल चला आ रहा था, मौखिक कार्य था, लेकिन अब उसके साथ साथ क्या हुआ, छात्रों को कुछ लिखने का भी अभ्यास करने का कार्य दिया जाने लगा। उनके पाठ्यक्रम में व्याकरण, गणित, दर्शन, ज्योतिष, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, इन सब चीजों को पढ़ाया जाने लगा। शिक्षण संस्थाओं में मुख्य रूप से आपका मिथिला, तक्षशिला, बनारस, काशी, केकई इत्यादि शिक्षण संस्थान थे। ये मोस्टली वही थे जो कि वैदिक पीरियड में थे। गुरु शिष्य संबंध भी वैदिक पीरियड की तरह ही थे, बहुत मधुर और बहुत सम्मानजनक। भिक्षाटन या भिक्षावृत्ति की जब हम बात करते हैं तो भिक्षावृत्ति थी, क्यों थी, उसका एक बहुत महत्वपूर्ण कारण ये था कि उसका एक उद्देश्य हुआ करता था। उसका उद्देश्य ये था कि जब छात्र गुरु के आश्रम में आ रहा है, ऋषि आश्रम में आ रहा है या गुरुकुल में आ रहा है, तो उसके अंदर किसी प्रकार का अहंकार नहीं होना चाहिए। और हम भिक्षा तभी मांगने जा सकते हैं जबकि हमारे अंदर विनम्रता होगी, विनय होगी। अगर विनम्रता नहीं है तो हम भिक्षा का काम कर ही नहीं सकते। भिक्षा से मतलब होता है विनम्रता, और भिक्षा तभी प्राप्त कर सकते हैं जब हमारे अंदर विनम्रता हो। तो गुरुओं ने क्यों रखा इस चीज को, भिक्षा को, जिससे कि शिष्य के अंदर से अहंकार की समाप्ति हो जाए। अब हम आते हैं उत्तर वैदिक काल में शिक्षण व्यवस्था की। अब अगर हम बात करें उत्तर वैदिक काल में शिक्षण व्यवस्था, तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें शिक्षण विषय कौन कौन से थे। तो उत्तर वैदिक काल में जो शिक्षण विषयों की बात हो रही है, तो इसमें चारों वेदों की शिक्षा तो थी। इसके साथ ही साथ इतिहास, पुराण,
व्याकरण, अंक गणित, संगीत इत्यादि की शिक्षा भी दी जाती थी। अब अगर हम यहाँ पर बात करते हैं शिक्षण विधियों की, तो शिक्षण विधियों में चिंतन, मनन और निधिध्यासन, किसी चीज को सबसे पहले श्रवण करना, उसके बाद उसका चिंतन और मनन करना, और उसके बाद निधिध्यासन। निधिध्यासन मीन्स किसी भी चीज को देखना और उसके बाद उसको रिकॉल और रिकॉग्नाइज करना। तो यहाँ पर यह शिक्षण विधियां थी, श्रवण, मनन और निधिध्यासन। अब अगर हम बात करें छात्रों की दिनचर्या की, नेक्स्ट पॉइंट, तो छात्र गुरुओं द्वारा संचालित आश्रमों में ही शिक्षा ग्रहण करते थे और यहाँ पर वो अनुशासन में रहते थे और जो भी नियम बनाए जाते थे गुरुओं द्वारा उनका वो बड़ी स्वेच्छा से पालन करते थे। इसके बाद व्यवहारिक शिक्षा दी जाती थी उनको। व्यवहारिक शिक्षा किस तरह से वो साथ में रह करके कार्य करेंगे। इसके बाद मानसिक शिक्षा, तो मानसिक शिक्षा के अंतर्गत श्रवण, मनन और निधिध्यासन की बात करी गई है। नैतिक शिक्षा, नैतिक शिक्षा में आचरण संबंधी नियम उनको बताए जाते थे। किस प्रकार से आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है, किस प्रकार से आपको अपना आचरण उचित प्रकार से रखना है। अब इसमें उत्तर वैदिक कालीन शिक्षण व्यवस्था में जो सबसे बड़ा परिवर्तन आया, तो वो परिवर्तन था शिक्षा और वर्ण व्यवस्था का। किस प्रकार से? देखिए, वैदिक काल में व्यक्ति क्या करता था, अपनी रुचि के अनुसार अपने कर्म करता था और जैसे वो कर्म करता था वैसे उसका वर्ण निर्धारित हो जाता था। मेरी रुचि जिस कार्य में है मैंने वो किया और उसी के अनुसार मेरा वर्ण निर्धारित हो गया। लेकिन उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ, जहां पर कि कर्म कांड आ गए, वाहे आडंबर आ गए, ब्राह्मणों का बोलबाला हो गया, तो उत्तर वैदिक में क्या हुआ कि इस व्यवस्था में परिवर्तन आ गया और कर्म का स्थान जन्म ने ले लिया। तो जन्म के अनुसार व्यक्ति का वर्ण निश्चित कर दिया गया। तो जन्म के अनुसार ही ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र होने लगे और उसी के अनुसार उनकी समाज में प्रतिष्ठा होने लगी। वे ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय, वैश्य हैं, समाज में बहुत प्रतिष्ठित वर्ग है। इस तरह की बातें वहां पर समाज में होने लगी। तो यहां पर इन चारों में ब्राह्मणों का तो बोलबाला हो गया, उनके अधिकारों में वृद्धि हो गई और शूद्रों के अधिकार कम होते चले गए। तो यहां पर हमने बात करी उत्तर वैदिक काल में शिक्षण व्यवस्था की। तो यहां पर हमने आपको बताया शिक्षण विषय, उनकी शिक्षण पद्धति के बारे में, छात्रों की जीवनचर्या, व्यवहारिक शिक्षा, उनकी मानसिक शिक्षा, उनकी नैतिक शिक्षा, उनकी वर्ण व्यवस्था, ये सारी चीजें हमने इसमें डिस्कस करी। जो वैदिक काल है और उत्तर वैदिक है, इसमें क्या समानताएं रही और क्या अंतर आते चले गए। तो अब समानता की बात करें तो सबसे पहले दोनों के उद्देश्य तो बिल्कुल एक थे, मोक्ष की प्राप्ति, आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति। दोनों में ही संस्कृत भाषा में शिक्षण होता था, दोनों में ही शिक्षा व्यवस्था निःशुल्क थी, किसी प्रकार की कोई शुल्क छात्रों से नहीं लिया जाता था, दोनों में ही मौखिक शिक्षा की व्यवस्था थी, दोनों में ही गुरुओं का समाज में बहुत ऊंचा स्थान था, गुरु शिष्य संबंध बहुत मधुर थे, गुरुकुल प्रणाली थी, दोनों में शिक्षा में संस्कार दिए जाते थे। लेकिन सब कुछ था, बहुत समानता थी। लेकिन जो हमारा उत्तर वैदिक काल था उसमें अंतर कहाँ होता चला गया वैदिक से, तो इसमें सबसे बड़ी बात यह थी कि यहाँ पर वर्ण व्यवस्था लागू हो गई। जो सबसे महत्वपूर्ण अंतर है वर्ण व्यवस्था का लागू होना। इसके बाद इसमें स्त्रियों पर और शूद्रों पर बहुत कम ध्यान दिया जाने लगा। इसमें और क्या हुआ कि वैदिक पीरियड में जो बच्चों की एक पाठ्यचर्या होती थी वो सीमित होती थी, लेकिन उत्तर वैदिक में चूंकि वाह्य आडंबर, कर्म कांड, यज्ञ और जैसे कहते हैं हवन, ये सारी चीजें इनका इतना सारा बोलबाला हो गया कि हम
आध्यात्मिकता की ओर तो जा रहे थे, लेकिन वाय आडंबरों से भी हम थोड़ा थोड़ा वाय आडंबरों से भी हम घिरने लगे थे। और वैदिक काल में क्या था? वैदिक काल में जो गुरुकुल होते थे वो बहुत, जिसे कहते हैं कि नगरों से दूर जंगलों में बनाए जाते थे, नदी के किनारे, झरनों के किनारे। लेकिन उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ कि वो नगरों के पास बनाए जाने लगे, तीर्थ स्थानों के पास बनाए जाने लगे। तो यहाँ थोड़े से जो अंतर थे, मुख्य रूप से इसमें वर्ण व्यवस्था की बात आ जाती है, स्त्री शिक्षा की बात आ जाती है और शूद्रों की बात आ जाती है। अब हम ये देखते हैं कि वैदिक शिक्षा और आधुनिक शिक्षा, वैदिक कालीन शिक्षा ने हमारी आधुनिक शिक्षा के ऊपर क्या प्रभाव डाला है। तो हम ये देखें कि हमारी जो आधुनिक शिक्षा है उस पर वैदिक शिक्षा का प्रभाव तो बहुत है। हम जब बात करते हैं आदर्शवादिता की, सत्य की, अहिंसा की, त्याग की, तो ये सारे गुण हमको वैदिक शिक्षा से ही प्राप्त हुए। इसके बाद हम अनुशासन की बात करें तो स्व अनुशासन, एक अनुशासित जीवन जीना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, ये सारी चीजें वैदिक शिक्षा की ही देन है। शिक्षण विधियों की अगर हम बात करें तो वैदिक युग से हमने प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्यान विधि, वाद विवाद विधि, इनको लिया और इनका प्रचलन आज भी किया जा रहा है। चाहे वो प्रश्नोत्तर हो, चाहे वो व्याख्यान हो, चाहे वो तर्क वितर्क हो, चाहे वो वाद विवाद हो, ये सारी विधियां हमने वैदिक पीरियड से ली हैं। इसके बाद शिक्षा के विभिन्न स्तरों की अगर हम बात करते हैं तो वहां पर प्राथमिक और उच्च शिक्षा की बात थी, मतलब स्तर तो वैदिक पीरियड में ही निर्धारित होने लगे थे, जिसका प्रभाव हमारी आज की शिक्षा पद्धति पर भी पड़ा है। हमारे यहाँ भी आज प्राथमिक शिक्षा है, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा है। स्त्री पुरुषों को समान शिक्षा, वैदिक काल में स्त्री और पुरुषों की शिक्षा में किसी प्रकार का कोई भेद नहीं था, दोनों के लिए समान शिक्षा व्यवस्था थी। और वर्तमान में भी स्त्री और पुरुषों की शिक्षा में किसी प्रकार का कोई भेद नहीं किया गया है, दोनों को समान रूप से शिक्षा प्रदान करी जा रही है। अगर हम देखें तो व्यावसायिक शिक्षा की शुरुआत वैदिक काल से ही शुरू हुए थे, जहां पर कि हमने पशुपालन और कृषि कार्य प्रारंभ कर दिए थे अपनी जीविकोपार्जन के लिए। तो एक तरह से व्यावसायिक शिक्षा का जो आधार था, जो बेस था, वो हमें वैदिक से ही प्राप्त हुआ है। इसके बाद शिक्षा व्यवस्था में अगर हम राज्य के योगदान की बात करें, समाज के योगदान की बात करें, तो वैदिक पीरियड में क्या होता था कि जो धनी लोग थे, जो धनवान होते थे, वो शिक्षा पर बहुत ज्यादा पैसे खर्च करते थे। हमारे आज क्या हुआ, ये जिम्मेदारी राज्य ने ले ली, सरकार ने ले ली, लेकिन इसमें समाज का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। वैदिक शिक्षा में जहां पर कि धनी लोग सारा धन देते थे और उस धन की सहायता से गुरुकुल चलते थे, लेकिन यहाँ पर आज क्या हो रहा है कि नींव तो वहीं पड़ गई, आज वो व्यवस्था सरकार कर रही है और समाज उसमें अपना पूर्ण योगदान दे रहा है। अब वैदिक में भी शिक्षा के जो उद्देश्य थे निर्धारित थे, बहुत अर्थपूर्ण उद्देश्य हुआ करते थे शिक्षा के। आध्यात्म की प्राप्ति है, मोक्ष की प्राप्ति है, नैतिकता का विकास है, चरित्र का विकास है। हम धर्म की बात करते थे, हम मोक्ष की बात करते थे, धर्म से शुरुआत होती थी और मोक्ष पर अंत होता था। आज भी अगर हम अपनी शिक्षा व्यवस्था देखें तो वहां पर भी हम नैतिक शिक्षा की बात भी करते हैं, चारित्रिक की बात भी करते हैं और आध्यात्मिक शिक्षा की बात भी हम करते हैं। इसके बाद अगर हम देखें तो वैदिक शिक्षा में अध्यापक और छात्र के बीच बहुत मधुर संबंध होते थे, एक हेल्दी रिलेशन जिसको कि हम कहते हैं। तो हमारे देश में ये जो गुरु शिष्य परंपरा चली आ रही है वो आज भी है। आज भी विद्यार्थी अपने शिक्षक की उसी प्रकार से रिस्पेक्ट करता है और उसी प्रकार से उसकी आज्ञा का पालन करता है। तो वैदिक शिक्षा ने जो हमारी वर्तमान शिक्षा की नींव है, एक जो